हेलो गाइज, मैं हूँ प्रतीक और आप ये जो एरिया देख रहे हैं ये है रेड सी। ये वर्ल्ड का काफी इम्पोर्टेंट रास्ता है इंटरनेशनल ट्रेड का, यूरोप और एशिया के बीच। आपको शायद लगेगा कि ये मेडिटेरियन और रेड सी के बीच में तो जमीन है, समुंदर कहाँ है। लेकिन यहाँ 1869 में आर्टिफिशियल स्विस कैनल बनाया गया था और हर दिन करोड़ों के ही नहीं बल्कि अरबों के सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से। लेकिन मैं ये आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप कोई भी इंटरनेशनल न्यूज चैनल या आर्टिकल उठा के देख लो, पिछले 4 महीनों से हर जगह आपको हजारों आर्टिकल्स मिलेंगे इन आतंकवादी हमलों के। इसकी वजह से कमर्शियल शिप्स अभी रेड सी का शॉर्टकट नहीं लेना चाहती बल्कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूम कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया की भी शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ चुकी है। और हर जगह आपको ये नाम देखने मिलेगा, हाउदीज। तो ये हाउदीज है कौन और ये हमला क्यों कर रहे हैं, आइए शॉर्ट में इसे समझते हैं। एक्चुअली 4 फेब 2024 को यूएस और यूके मिलकर हाउदीज पर मिसाइल अटैक करते हैं, क्योंकि हाउदीज पिछले नवंबर से हर शिप्स पर हमला कर रहे हैं। ये हाउदीज और कोई नहीं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यमन के, और ये खुद यूएस ने डिक्लेयर कर दिया है। अब टेररिस्ट सुनकर तो आपको इन पर गुस्सा आएगा, लेकिन इनका हमला करने का रीजन सुनकर आपको शायद इन पर गुस्सा ना आए। और रीजन ये है कि हम सबको पता है पिछले साल इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर शुरू हुआ था, जिस पर हम जैसे कॉमन पब्लिक ने सोशल मीडिया पर पैलेस्टाइन को भर के प्यार दिया था, क्योंकि हमारे मन में ये इमेज है कि इजराइल गलत है और पैलेस्टाइन सही है। और ये जो हाउदीज हमला कर रहे हैं ना शिप्स पर, इनका कहना है कि हम इजराइल के शिप्स पर हमला कर रहे हैं ताकि इजराइल पैलेस्टाइन पर हमला करना रोक दे। और आप ये देख सकते हैं कि यमन के साना सिटी में हजारों लोग राइफल लेके खड़े हैं और पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल और यूएसए के खिलाफ प्रोटेस्ट करके। अब आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि इजराइल तो पैलेस्टाइन पर कई महीनों से लगातार अटैक कर रहा है और ये दिखने में कई महीनों का झगड़ा है, लेकिन इजराइल पैलेस्टाइन का झगड़ा अपने इंडिया आजाद होने के टाइम से चलते आ रहा है। तो अचानक से यमन के पब्लिक और यमन के हाउतीज क्यों पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं? इसके पीछे बड़ी लेवल पर राजनीति खेली जा रही है और रिलीजन का गेम खेला जा रहा है। वो कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हम रिलीजन के गेम पर नजर डालते हैं। देखो, हाउतीज ग्रुप ये जहदी शिया इस्लामिक है और पैलेस्टाइन के लोग ये सनी इस्लामिक है। एक्चुअली पैलेस्टाइन ये कंट्री नहीं है। आप गूगल मैप्स पर पैलेस्टाइन सर्च करना, देखो कुछ नहीं आएगा। और मेरी पुरानी वीडियो देख लो इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन की, ये सब बातें डिटेल्स में जानने के लिए। अब ये जैदी शिया और सनी बाजू में रख दो और फोकस करो कि दोनों इस्लामिक है और इजराइल ये एक जैविश कंट्री है, इस्लामिक नहीं। तो इजराइल में ये अल अक्सा मॉस्क्यू है जो पैलेस्टाइन के इस्लाम लोगों को चाहिए। जैसे इंडिया में मंदिर मस्जिद का कॉन्फ्लिक्ट है रिलीजन को लेकर, वैसे ही इजराइल पैलेस्टाइन का ये रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट है इस मॉस्क्यू को लेकर। तो यमन और उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हाउती इसीलिए रेड सी में इजराइल शिप्स पर हमला कर रहे हैं। ये तो हो गया रिलीजन का मुद्दा, लेकिन राजनीति का गेम इससे भी बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअली आपको अभी तक एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यूएस और यूके जैसे बड़ी बड़ी मिलिट्री हाउदी टेररिस्ट पर हमला कर रहे हैं, तो हाउदीज के पास इन्हें जवाब देने के लिए इतने बड़े मिसाइल्स और एमओ आ कहां से रहे हैं? तो यहाँ ईरान इन लोगों को सब प्रोवाइड कर रहा है। ईरान यहाँ पर अपनी खुद मिलिट्री नहीं भेज रहा ताकि कोई कंट्री इस पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का इल्जाम न लगा दे। ईरान यहाँ माइंड गेम खेल रहा है और सब प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि वेपन्स और एमओ, ट्रेनिंग और पैसा। और ईरान ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इजराइल और ईरान की पुरानी दुश्मनी रही है 1979 से। आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन ईरान पहले इस्लामिक कंट्री नहीं होती। 1979 से पहले यहाँ मोनार्च सिस्टम होता है। मोनार्च यानी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि 2 टाइप की कंट्रीज होती है, डेमोक्रेटिक और मोनार्च। जिसमें डेमोक्रेटिक यानी पब्लिक के पास इलेक्शन की पावर होती है कि किस पार्टी को जिताकर गवर्नमेंट बनाई जाए, लेकिन मोनार्च यानी यहाँ एक ही राजा होता है 1979 से पहले, मोहम्मद रेजा शाह, जो ईरान का लास्ट किंग होता है। और ईरान उस टाइम यूएस का काफी अच्छा दोस्त होता है। और फिर यूएसए और ईरान मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन करके, ताकि ईरान को मॉडर्नाइज किया जा सके। लेकिन यहाँ अयातोल्ला और बाकी के ईरानियन पब्लिक को ये बात पसंद नहीं आती कि यूएस जैसी वेस्टर्न कंट्रीज ईरान को प्रभावित करे। और तभी 1979 का इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है, जिसे अयातोल्ला लीड करते हैं और फाइनली ईरान इस्लामिक पावर के अंडर आ जाता है और
मोनार्क सिस्टम खत्म होता है। तभी से ईरान के इस्लामिक लोग और इजराइल के जैविश लोगों के बीच दुश्मनी है और ईरान की हमेशा से ही एक स्ट्रेटेजी रही है वॉर करने की, जिसे प्रॉक्सी वॉरफेयर बोलते हैं। यानी ये अपने ऑफिशियल मिलिट्री को आगे नहीं बेचते, टेररिस्ट ग्रुप जैसे कि लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप या यमन के हौतीस ग्रुप को फंड करते हैं पैसे, वेपन्स और ट्रेनिंग देकर। इससे ईरान को फायदा ये होता है कि वो अपनी पावर से इनडायरेक्टली बाकी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर पाता है। अब देखो, ऑलरेडी इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर चालू है और यहाँ नया वॉर शुरू हो चुका है यमन के हौतीस और यूएसए के बीच। और ये वॉर में तो दोनों साइड से चैलेंज दिया जा रहा है। एक साइड से यमन के पब्लिक ये कह रहे हैं यूएस सपोर्ट कर रहा है इजराइल वॉर को और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे हमारे भाई पैलेस्टाइन को। और यूएस ने हौतीस को जो टेररिस्ट का दर्जा दिया है, इसे भी ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन यमन के हौतीस को स्पेशल डेजिग्नेट्स ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं और यूएस ने यमन में 13 लोकेशंस पर हौतीस पर अटैक किया है ताकि हौतीस रेड सी के कमर्शियल शिप्स पर अटैक करना रोक दे। अब यहाँ पर सिचुएशन वर्ल्ड वॉर से भी बदतर हो चुकी है क्योंकि यहाँ एक षड्यंत्र बन चुका है, एक लूप बन चुका है। क्योंकि यमन के हौतीस इजराइल शिप्स पर हमला कर रहे हैं ताकि इजराइल पैलेस्टाइन पर वॉर करना रोक दे और यूएस और यूके हौतीस पर हमला कर रहे हैं कि यमन रेड सी के हमले रोक दे। यानी कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। और आपको शायद लगेगा कि इजराइल अगर पैलेस्टाइन पर वॉर करना रोक दे तो हौतीस भी इजराइल शिप्स पर वॉर करना रोक देंगे और यूएस यूके भी यमन पर वॉर करना रोक देंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, पैलेस्टाइन में भी टेररिस्ट ग्रुप है हमास जो इजराइल पर हमले कर रहे हैं। और मर कौन रहे हैं? दोनों कंट्रीज के कॉमन पब्लिक। और ऊपर से पागल भी कॉमन पब्लिक को बनाया जाता है। वो कैसे, आइए समझते हैं। आपको अभी तक एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हौतीस तो रेड सी में इजराइल शिप्स पर वॉर कर रहे हैं ताकि इजराइल पैलेस्टाइन पर वॉर करना रोक सके, तो यहाँ यूएस को क्या तकलीफ है भाई? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको हजारों आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें साफ साफ लिखा है कि हौतीस सिर्फ इजराइल शिप्स पर ही नहीं बल्कि हर शिप्स पर हमला कर रहे हैं। इवन आपको ये भी देखने मिलेगा कि रेड सी क्राइसिस में इंडियन नेवी ने यूके का ऑयल टैंकर सेव किया जिस पर हौतीस ने मिसाइल अटैक किया था। और यमन की पब्लिक को देखो कैसे पागल बनाया जाता है। ये है यमन की न्यूज एजेंसी साबा। इनके न्यूज वाले लोगों को ये दिखा रहे हैं कि रेड और अरब सागर में हमारा कोई भी असर नहीं हुआ है, सिर्फ उन पर अटैक हुआ है जो इजराइल के साथ ताल्लुक रखते हैं। और इसके बावजूद भी रेड सी के शिप्स कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यूएस और यूके अपनी मिलिट्री उतार रही है समुद्र में। यानी यमन का न्यूज मीडिया बाकी कंट्रीज को गलत बता रहा है और खुद के टेररिस्ट हौतीस को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यमन में हजारों पब्लिक रोड्स पर जमा होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंटी यूएस और एंटी इजराइल करके, और मान ही नहीं रहे कि हौती ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। यानी आप समझ सकते हैं कि सपोर्ट के नाम पर उल्टा आग में घी डाला जा रहा है। क्योंकि अगर भाईचारा ही दिखाकर सपोर्ट करना था तो इंडिया ने जैसे कोविड के टाइम पूरी दुनिया को मेडिकल सपोर्ट दिया था, वैसे ही कुछ ये लोग भी कर लेते। और ऊपर से एक और बात मैं आपको बता दूं कि दिखने में ये तो मिडल ईस्ट कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है, लेकिन एशिया की भी सबसे बड़ी और पावरफुल कंट्री रशिया ये इजराइल को सपोर्ट कर रही है। यानी ये कॉन्फ्लिक्ट अभी सिर्फ मिडल ईस्ट कंट्रीज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, इसमें और भी कंट्रीज शामिल हो रही है। तो ये वॉर शायद आगे बड़े वॉर्स में तब्दील हो सकता है क्योंकि कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और मदद करने के नाम पर यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज की मदद नहीं की जा रही है, उल्टा यहाँ बड़ी बड़ी कंट्रीज वेपन्स और आर्मर प्रोवाइड कर रही है ताकि ये वॉर रुकने का नाम ही ना ले। फिलहाल हम रुकने का नाम ले लेते हैं। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगले शानदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।